हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। तो मैं हरभजन सिंह आज आप सभी के साथ में विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करूंगा। और विलियम शेक्सपियर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यूपीटीजीटी हो या फिर विलियम शेक्स क्या नाम है हमारा एलटी ग्रेड हो या पीजीटी हो या फिर जीआईसी लेक्चरर हो, नहीं सब में आएगा। तो ये हमारा कॉमन लेक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बहुत सारे इनके एक्स्ट्रा पॉइंट, इनके वर्क और इनकी काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास तक पहुंचाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक यानी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए यदि कोई क्या चीज़ अच्छा लगा और क्या चीज़ ख़राब लगा, जिससे हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं हमें। बाकी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमने पूरा का पूरा टेक्स्ट जो डॉक्टर रंजीत सर हैं उनकी बुक से ही लिया है और बहुत अच्छा टेक्स्ट है। इसमें पूरे टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली टीजीटी करके रखा है, लेकिन ये टीजीटी क्या बहुत सी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी जिनमें भी चर्चे आ रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा आपका। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये पहला ही पॉइंट है, आपके अच्छे पॉइंट हैं, सबसे शुरुआती पॉइंट हैं जिनमें आपके बर्थ की बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ आपका 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। और फ्रेंड ये स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? ये स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। और माना जाता है कि वहाँ पर ये नेम जो था एक नदी का नेम था, वहाँ की एक रिवर का नेम था ये स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। अब ये इस रिवर का नाम था इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर। और ये जो स्टेट यानी कि स्टैटफोर्ड अपॉन एवन था वो एक वारविकशायर की काउंटी में था। कहाँ था ये? वारविकशायर की काउंटी में था, यानी एक काउंटी थी वारविकशायर की, वहाँ पर था। इसके बात करें फ्रेंड, इनके लिए जो बैप्टाइज्ड किया गया था यानी कि हमारे शेक्सपियर साहब को, वो होली ट्रिनिटी चर्च यानी कि होली ट्रिनिटी चर्च में इनके लिए बैप्टाइज्ड किया गया था। कहाँ किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज्ड किया गया था फ्रेंड। और ये आपका होली ट्रिनिटी चर्च जो था वो स्टैटफोर्ड में ही था। कहाँ था? स्टैटफोर्ड में था आपका। अब ये जो स्टैटफोर्ड में था, बात करें तो इनके लिए ये बैप्टाइज जो किया गया वो 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया था। जब किया गया था 26 अप्रैल 1564 के लिए किया गया था, यानी कि उनकी यानी बर्थ के आफ्टर 3 डेज यानी कि 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज कर दिया गया। अब ये इनको बैप्टाइज जो किया गया था फ्रेंड, फिर इसके बाद में बात करें हम तो ये जो है एक स्टैटफोर्ड है, एक विलेज है। क्या है? ये गांव का नाम है। स्टैटफोर्ड जो है वो एक गांव है, यानी कि क्या है? ये विलेज है। कहाँ का है ये? वारविकशायर का है। कहाँ का है ये? वारविकशायर का एक ये विलेज है। और ये जो है वारविकशायर जो है वो 3 साइड से कवर है, यानी एक साइड तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेस में विलियम शेक्सपियर की जो सेटिंग मिलती है वो प्लेस की सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन मिलती है, क्योंकि इनका जो गांव ही था उसके इर्द गिर्द ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन था। और इसके 2 साइड में 2 किले मिलते हैं। वन साइड में मिलता है कासल ऑफ वारविक, एक साइड में मिलता है कासल ऑफ वारविक, एंड सेकंड दूसरी यानी अदर साइड में जो मिलता है कासल ऑफ किल्कोमैन, कासल ऑफ किल्कोमैन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, वो तीनों साइड से इनके गांव को घेर के रखती हैं, कवर्ड करके रखती हैं। तीनों साइड में ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड। आगे बात करें तो यानी कि विलियम शेक्सपियर जो थे कहाँ बॉर्न हुए थे, मैंने अभी बताया आपके लिए फ्रेंड।
कि इनका जो वॉर हुआ था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन यानी कि वारविकशायर में ही हुआ था। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो था एक मार्केट यानी कि मार्केट टाउन था। क्या था? एक मार्केट टाउन एंड सिविल पैरिश था। बात करें तो ये जो है कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन डिस्ट्रिक्ट यानी पूरा स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन को डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता था इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर। वारविकशायर जो थी वो एक काउंटी थी। क्या थी? वारविकशायर जो थी फ्रेंड एक काउंटी थी और इस काउंटी में एक डिस्ट्रिक्ट था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन था और इसी में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में एक स्ट्रैटफोर्ड जो था वो एक गांव था। क्या था? गांव था। और ये जो एरिया सब था वो कहाँ पर था फ्रेंड? तो वेस्ट मिडलैंड्स यानी कि रीजन में था, यानी कि वेस्ट मिडलैंड रीजन था इंग्लैंड में। कहाँ था? इंग्लैंड में। यानी कि वारविकशायर जो था इस एक काउंटी इन द वेस्ट मिडलैंड्स, यानी वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में क्या थी? एक काउंटी थी जिसमें ये स्ट्रैटफोर्ड एक डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं हम लोग कि विलियम शेक्सपियर जो थे इनका कोई हमारे पास लिखित रूप से बर्थ का डेट नहीं है, यानी कि कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ठोस रूप से हो कि ये विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को ही हुआ था। इनकी बर्थ की बात करें तो इनका एक बस होली ट्रिनिटी चर्च में एक रिकॉर्ड मिलता है जब इन्हें बैप्टाइज किया गया था। उस रिकॉर्ड के आधार पर ये माना जाता है कि उनका जो बर्थ हुआ होगा 23 अप्रैल 1564 को हुआ होगा, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता था वहाँ पर बच्चे के बर्थ के 3 दिन के बाद उसको बैप्टाइज किया जाता था। तो इसलिए ये माना जाता है कि उसको 3 दिन पहले क्या हुआ होगा, उसका बर्थ हुआ होगा जब 26 अप्रैल 1564 को उसको बैप्टाइज किया गया है। तो इसका मतलब है कि इसका 23 को यानी कि 3 दिन पहले क्या हुआ होगा, इसका बर्थ हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। तो इसलिए इनका कोई भी लिखित रूप से प्रमाण नहीं है कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को ही हुआ, बस उनको बैप्टाइज किया गया, इस आधार पर उनको मान लिया गया। अगर हम लोग फ्रेंड बात करें तो ये अपने माता पिता के तीसरे नंबर की संतान थे, यानी कि 3rd चाइल्ड ऑफ यानी कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन, यानी कि ये अपने फादर और मदर के तीसरे नंबर के संतान थे। और बात करें तो ये जॉन शेक्सपियर जो है फ्रेंड, जो इनके फादर का नेम था, यानी इनके फादर जो थे जॉन शेक्सपियर थे, जो ये कि एक बहुत ही सक्सेसफुल यानी कि बिजनेसमैन थे। ये फ्रेंड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये दस्ताने वगैरह बनाने का काम करते थे, इनका कारखाना था जो दस्ताने ग्लोवर वगैरह थे, यानी कि ये जो थे फ्रेंड क्या थे, ये सक्सेसफुल ग्लोवर थे। ठीक है, और इसके बाद बात करें इनकी जो मदर थी उनका नाम था फ्रेंड मैरी आर्डन। क्या नाम था? मैरी आर्डन था, जो अपने फादर की बिल्कुल सबसे छोटी बेटी थी, अपने फादर की सबसे छोटी बेटी थी। और इनके जो फादर थे वो बहुत ही जमींदार व्यक्ति थे, बहुत बड़े किसान थे, यानी कि बहुत बड़े यानी कि लैंड लॉइंग फार्मर थे, बहुत बड़े किसान थे। इनके फादर के पास बहुत ज़्यादा ही ज़मीन थी, जो क्या करते थे, खेती वगैरह फार्मिंग करते थे फ्रेंड। तो इनकी बात करें तो शादी जो हुई थी इनकी मदर और फादर की, तो वो शादी हुई थी, मैरिड जो हुई थी 1557 में हुई थी। कब हुई थी? 1557 में हुई थी। यानी कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, यानी कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन की जो मैरिज हुई थी फ्रेंड, वो 1557 में हुई थी। कब हुई थी? 1557 यानी 1557 में हुई थी। और ये जो इनकी मदर जो थी फ्रेंड, वो यंगेस्ट थी। क्या थी? यंगेस्ट डॉटर इन हर फैमिली, यानी अपनी फैमिली में वो सबसे छोटी थी। और ये सबसे छोटी होने का कारण क्या हुआ, इनके फादर लैंडलॉइंग एंड फार्मिंग स्टेट थे। जब इनके फादर की डेथ हो गई, क्या हुआ फ्रेंड, जब इनके फादर की
डेथ हो गई तो क्या हुआ कि इनके लिए बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया ज़मीन में, यानी कि ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा इनको दे दिया गया, इनहेरिटेड कर दिया गया था। तो यानी कि अब क्या हुआ कि एजुकेशन की बात करें विलियम शेक्सपियर के, तो विलियम शेक्सपियर को 7 वर्ष की आयु में ही, कब 7 वर्ष की यानी एट द एज ऑफ 7 ईयर की आयु में यानी कि इनको एक स्कूल में भेजा गया था जिसका नाम था ग्रामर स्कूल। अब ये ग्रामर स्कूल जो था फ्रेंड वो उनके शहर में ही स्थित था, यानी कि स्थित था स्टैटफोर्ड में। कहाँ? उनके गांव जो विलेज में था स्टैटफोर्ड में था, जहाँ विलियम शेक्सपियर ने क्या सीखा था, यानी कि जहाँ पर एक ये फ्रेज है जो बोला जाता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वहाँ से सीखा था। ऐसा मानना है फ्रेंड कि वो जो स्कूल था उस स्कूल में यानी कि ग्रामर स्कूल में क्या किया जाता है फ्रेंड, देखो आपको बता दें हम कि वी नाउ दैट द किंग्स न्यू ग्रामर स्कूल जो था, किंग्स न्यू स्कूल ग्रामर स्कूल यानी कि टाउट वॉइस बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों को केवल बेसिक रूप से रीडिंग और राइटिंग करना, यानी कि रीडिंग और राइटिंग सिखाया जाता था वहाँ पर। तो इसीलिए ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे यानी कि उनको उनके गांव वाले स्कूल में ही भेजा गया होगा, यानी कि जो जिसका नाम था ग्रामर स्कूल, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा होगा। तो इसलिए ये कल्पना है, कोई लिखित रूप से रिकॉर्ड नहीं है कि विलियम शेक्सपियर को ग्रामर स्कूल में ही भेजा गया होगा, ये कहा जाता है। वैसे एक और भी कथन आता है कि विलियम शेक्सपियर जो थे हमारे, उन्होंने कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़े, यानी नेवर अटेंडेड वन यूनिवर्सिटी हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने खुद से कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन नहीं किया, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया ना जा रहा हो, यानी कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं। लेकिन खुद बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने खुद कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं की, ये माना जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखो कितनी बड़ी बात है कि वो स्कूल तक ही पढ़े थे, यूनिवर्सिटीज़ में कभी नहीं पढ़े थे विलियम शेक्सपियर। लेकिन फिर भी फ्रेंड क्या है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में इतना ब्रॉड रूप से विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, और आज हम लोग देखो पढ़ रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम तक में विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी विलियम शेक्सपियर महत्वपूर्ण है। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने कभी क्या चीज़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया था, यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़े थे। तो आगे बात करें, इनके बच्चों की बात करें और इनकी वाइफ की बात करें, स्पाउस की, फ्रेंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 18, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था फ्रेंड, 18 साल की आयु में, कितने में 18 साल की आयु में, यानी कि 1582 की समय की बात है, यानी सन 1582 की बात है, उन्होंने शादी की थी, मैरिड 26 ईयर ओल्ड, यानी कि इनकी जो वाइफ थी एन हैथवे, यानी कि एन हैथवे थी जो इनसे, यानी कि वो उस समय कितनी थी 26 ईयर की थी। जब शेक्सपियर जो थे वो 18 ईयर के थे, तो इनकी वाइफ जो थी यानी कि एन हैथवे जो थी वो फ्रेंड कितनी थी, यानी 26 ईयर की थी जब इन्होंने इनसे शादी की थी। तो इसका मतलब है 8 साल अपनी से 8 ईयर बड़ी, यानी कि 8 ईयर ओल्ड एन हैथवे से इन्होंने शादी कर ली थी, यानी कि अपने से बड़ी उम्र की थी, उन्होंने इन्होंने शादी कर ली। आगे बात करें तो इनकी शादी के बाद आफ्टर 6 मंथ वो सुसैना जो थी, यानी कि इनकी एक बेटी हुई,
वो यानी कि क्या हुआ, यानी मैरी शादी के लगभग यानी आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद में सुसैना ने जन्म लिया। यानी कि जब शादी हुई थी शेक्सपियर की यानी कि एन हैथवे से, तो एन हैथवे जो थी वो प्रेग्नेंट थी। क्या थी उस समय, वो प्रेग्नेंट थी फ्रेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड, यानी कि जब उनकी शादी हुई तो यानी कि जो एन हैथवे थी वो प्रेग्नेंट थी, तो इसका मतलब है कि 6 महीने के बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा, सबसे पहली बेटी जिसका नाम रखा तो उन्होंने सुसैना रखा था। उसके बाद में क्या हुआ था कि एक ट्विंस हुआ। क्या हुआ, ट्विंस हुआ, यानी कि उसके बाद ट्विंस हुए, और वो ट्विंस जो थे 2 बच्चे थे, यानी एक लड़का था उनका और एक लड़की थी, यानी कि ट्विंस हुए, और जिनमें से एक लड़का था जिसका नाम था हेमनेट फ्रेंड, और जो बेटी थी उनका नाम था जूडिथ था। तो ट्विंस हुए जिनमें हेमनेट एंड जूडिथ हुए, यानी कि सेकंड नंबर के जो बच्चे थे। और हेमनेट क्या हुआ था कि उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो डाइड हो गया। कुछ ऐसे ही रीजन रहा, जो 11 वर्ष की आयु में है उसका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हम लोग देखते हैं, बन सके। तो आगे बात करें हम लोग फ्रेंड, क्या हुआ कि हेमनेट जो था वो 11 साल की उम्र में एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। फिर जो सुसैना थी उसकी शादी हो गई। अब जो सुसैना ने शादी की थी वो जॉन हॉल के साथ शादी की, जो एक क्या थे, एक फिजिशियन थे। क्या थे, एक ये फिजिशियन थे, यानी एक डॉक्टर थे, जो कि इनकी शादी 1607 में हुई, 1607 में हुई थी। और इसके बाद में जो जूडिथ थी, यानी कि जो ट्विंस हुए, एक जूडिथ और हेमनेट हुए थे, तो जो जूडिथ थी उन्होंने जो शादी की थॉमस क्विंसी के साथ शादी कर ली, जो कि एक वाइन व्यापारी थे, यानी कि शराब के व्यापारी थे। यानी कि जो आपकी सुसैना थी उसने जॉन हॉल से, जो भी एक डॉक्टर थे, 1607 में की। लेकिन जूडिथ थी उसने शादी जो थी वो थॉमस क्विंसी से की, जो एक वाइन व्यापारी थे। इसके बात करें कि जैसे ही जूडिथ की शादी हुई उसके लगभग 2 महीने के यानी कि बाद में क्या हुआ था कि यानी कि 2 मंथ्स बिफोर शेक्सपियर्स डेथ, यानी कि उसके यानी कि शेक्सपियर की डेथ हो गई थी। कहने का मतलब है कि जब जूडिथ की शादी हुई थी तो उसकी शादी के लगभग 2 मंथ के बाद में शेक्सपियर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। यानी कि शेक्सपियर की डेथ से 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। किसकी किसकी हुई थी फ्रेंड, जूडिथ की। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड सर्टिफिकेट डेटेड अगर हम बात करें फ्रेंड, तो क्या हुआ कि विलियम शेक्सपियर की शादी की जो मैरिज डेट है वो एक मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि जहाँ शादी के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो एक जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है उससे अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रेंड विलियम शेक्सपियर की जो शादी हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो नवंबर 28 1582 को बताया जाता है। यानी कि 28 नवंबर 1582 को शादी हुई थी विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे की। रिवील्स दैट इन 18 years of old William married the 26 एंड प्रेग्नेंट एन हैथवे। यानी बताया जाता है, रिवील किया जाता है, यानी रिवील दैट इन 18 year old विलियम मैरिड द 26 एंड प्रेग्नेंट एन हैथवे। यानी कि जिस समय शादी हुई थी तो एन हैथवे जो थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि 26 ईयर की थी, और विलियम शेक्सपियर जो थे वो कितनी ईयर के थे, मात्र 18 ईयर के। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो विलियम शेक्सपियर जो थे वो 18 ईयर यानी कि यंग थे, यानी कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो किससे, एन हैथवे से छोटे थे। यानी कि जो आपकी सॉरी एन हैथवे थी वो 8 ईयर ओल्ड थी विलियम शेक्सपियर से। ठीक है फ्रेंड,
तो आगे बात करें, सुसैना बोर्न इन स्टैटफोर्ड, यानी कि सुसैना कहाँ, यानी कि सुसैना जो थी वो स्टैटफोर्ड में उसका बर्थ होता है और वो पूरी ज़िंदगी अपनी स्टैटफोर्ड में ही बिता देती हैं, यानी कि स्टैटफोर्ड में ही रहती हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, वो कहीं नहीं जाती हैं वहाँ से। अब बात करें तो बैप्टाइज्ड रिकॉर्ड की बात करें तो बैप्टाइज्ड रिकॉर्ड बताता है उनके बच्चों का, यानी कि जो चाइल्ड, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड था जो सुसैना था, सुसैना जो थी उसको बैप्टाइज्ड किया गया था, बताया जाता है कि इन मई 1583, यानी कि मई 1583 को इनको बैप्टाइज किया। इसके बाद अगेंस्ट जो ट्विंस थे उनके बैप्टिज्ड डेट जो दे रखी है वो दे रखी है, यानी कि हैमनेट एंड जूडिथ के बैप्टाइज की जो डेट दी है वो फरवरी 1585, यानी कि 1585 को बताया जाता है कि हैमनेट एंड जूडिथ को क्या किया गया था, बैप्टाइज किया गया था। इसके बाद कहा जाता है हैमनेट वाज वरीड, यानी हैमनेट को जो वरीड किया गया था वो 2 फरवरी 1585 इन होली ट्रिनिटी, कहाँ, होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था। तो आगे बात करें तो यानी कि विलियम्स ओनली सन, यानी है आगे फ्रेंड बात करें यहाँ पर तो जो विलियम शेक्सपियर जो था, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर थे इनके जो 2 बच्चे थे ट्विंस जो थे, हैमनेट एंड जूडिथ, क्या नाम था उनका, हैमनेट एंड जूडिथ थे, उन दोनों का जो नामकरण किया गया था, उनके नाम रखे गए थे। तो विलियम शेक्सपियर के एक फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, जिनका नाम था हैमनेट एंड जूडिथ सैल्डर, यानी कि जो ये फ्रेंड थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था हैमनेट एंड जूडिथ सैल्डर। इनके नाम पर ही इन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम हैमनेट एंड जूडिथ रखा था। तो ये इनके नाम का वो रहा था, रहस्य था। आगे बात करें जो विलियम शेक्सपियर का जो आपका प्ले हैमलेट है उसको बात करें तो वो जो है वो कहाँ से इंस्पायर है, तो वो प्ले आपका इनके हैमलेट की डेथ से ही इंस्पायर है, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर के जो हैमलेट बेटा था वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी डेथ से ही ये प्ले इंस्पायर होकर उन्होंने हैमलेट लिखा था, यानी कि उसके कुछ ना कुछ उसके उसमें मिलते हैं, जो 1500 के आसपास लिखा गया था। आगे कहें तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था कि कोट ऑफ आर्म के लिए अप्लाई किया था, क्या किया था, कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया गया था। ये कोट ऑफ आर्म्स क्या होता है फ्रेंड, कोट ऑफ आर्म्स जो होता है इनके परिवार का एक सरनेम होता है, यानी कि परिवार का पंजीकरण होता है। ये कोट ऑफ आर्म जैसे ही ये अप्लाई करते हैं और इसके लिए अगर परमिशन मिल जाती है फ्रेंड, तो ये क्या होते हैं कि एक परिवार में, यानी कि परिवार के लिए किन्हें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है, जो एक बहुत ही सम्माननीय होता है वहाँ पर। तो ये जो है आपका कोट ऑफ आर्म की बात करें हम लोग, तो ये इन्होंने क्या किया था कि 1596 में इनको प्राप्त भी हो गया था कोट ऑफ आर्म्स। आगे करें कि ये रिकॉर्ड जो मिलता है हमें कहाँ से मिलता है कि इन्होंने कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया गया था, तो कॉलेज ऑफ हेरोल्ड से मिलता है। ये रिवील दैट विलियम यानी अप्लाइड फॉर ए कोट ऑफ आर्म्स, और बताया जाता है कि इनके पास बहुत ही कम प्रूफ था, वहाँ पर रहने के बहुत कम सबूत थे, क्योंकि वहाँ पर जाके इंग्लैंड में जाके ये बसे थे, तो इनके पास इतने सारे सबूत नहीं थे, यानी कि बहुत कम ही इनके पास में प्रूफ थे। तो जब प्रूफ कम थे लेकिन फिर भी इनके लिए ये परमिशन मिल गई थी कोट ऑफ आर्म्स के लिए, और जब इन्हें कोट ऑफ आर्म्स के लिए परमिशन मिल गई तो फिर इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, अपनी माँ के नाम से भी, यानी कि अपने मदर्स के नाम से भी इन्होंने कोट ऑफ आर्म्स के लिए अप्लाई किया। किसके, अपने मदर्स के कोट ऑफ आर्म्स के लिए भी अप्लाई किया, और बाद में यानी कि इनके लिए क्या होगा, उसके लिए भी परमिशन मिल गई, यानी एडेड ऑन हिज, और अपने नाम के साथ में इन्होंने अपनी मदर का नेम जुड़वा लिया। फिर इनके बाद में बात करें तो इनके एक यानी कि विल फ्लैट्स इन लंदन, यानी लंदन में जो मकान वगैरह थे उसके बारे में बात करें तो क्या थे,
ये 1601 से 1604 के बीच में रहे थे। यानी कि एक कोर्ट का रिकॉर्ड है, यानी कि कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ए डिस्प्यूट, यानी कि कोर्ट में एक डिस्प्यूट का मामला दिखाया जाता है। और वो यानी कि डिस्प्यूट का मामला जो होता है वो दो लोगों के बीच होता है। और वो दो लोग कौन होते हैं? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जो लैंडलॉर्ड होते हैं, यानी जो मकान मालिक होते हैं, क्रिस्टोफर माउंटजॉय, यानी कि उनके मकान मालिक जिनका नाम होता है क्रिस्टोफर माउंटजॉय, और इनके दामाद होते हैं, सन इन लॉ होते हैं स्टीफन बेलॉट, यानी कि सन इन लॉ होते हैं, जो क्या होते हैं कि स्टीफन इन लॉ, इनके जो क्रिस्टोफर माउंटजॉय और उनके क्या होते हैं, एक सन इन लॉ होते हैं जिनका नाम होता है स्टीफन बेलॉट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट दिखाया जाता है, और उस डिस्प्यूट यानी कि उस मैटर में विलियम शेक्सपियर क्या होते हैं कि बात करी जाती है। तो उसमें उन्होंने एक टेस्टिमनी की थी, यानी कि टेस्टिमनी दी थी। ये टेस्टिमनी इन्होंने जो दी थी 1612 यानी 1612 में, यानी कि कंसर्निंग माउंटजॉय एंड बेलॉट डिस्प्यूट, यानी इसमें इन्होंने टेस्टमनी दी थी, यानी कि इन्होंने गवाही दी थी। तो ये माना जाता है कि 1601 में यानी 1601 में विलियम शेक्सपियर जो थे वही लंदन में ही, इंग्लैंड में ही रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? इंग्लैंड में रह रहे थे। इसी रिकॉर्ड के आधार पर माना जाता है। आगे बात करें तो द बार्ड यानी कि शेक्सपियर स्ट्राइक इट रिच, यानी शेक्सपियर कैसे धनी हुए थे, कैसे रिच हुए थे? तो शेक्सपियर ने क्या किया था कि कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, यानी इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल डील स्टार्टिंग इन 1605 व्हेन ही परचेस्ड लीज ऑफ रियल एस्टेट नियर स्टैटफोर्ड, यानी स्टैटफोर्ड में कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे फाइनेंशियल के लिए, यानी फाइनेंशियल रूप से, और कुछ इन्होंने वहाँ पर ज़मीन वगैरह भी खरीद ली थी, लैंड वगैरह भी परचेज कर रखी थी, जिससे इनके लिए क्या हुआ कि बहुत सारा इनकम होना शुरू हो गया, यानी 440 पाउंड्स डबल इन वैल्यू एंड अर्निड हिम 60 पाउंड्स इनकम ईच ईयर। और उन्हें क्या हुआ, उन्होंने 440 पाउंड यानी कि 440 पाउंड को यानी कि डबल्ड करके, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, और जिससे इनके लिए इनकम 60 पाउंड यानी कि 60 पाउंड्स पर ईयर यानी कि इनकम होनी शुरू हो गई इनकी। तो सम स्कॉलर्स स्पेक्टकुलर्स, यानी कि ये जो चीज़ थी इनकी इनकम वहीं से स्टार्ट हुई, और ये क्या हो गए, जिससे इनके लिए क्या हो गया कि राइटिंग में लिखने के लिए समय भी मिल गया, यानी इनकम होनी शुरू हो गई, तो इनके पास समय हो गया, तो इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखना शुरू किया। इनके डेथ की बात करें फ्रेंड, तो डाइड ऑन 23 अप्रैल 1660, यानी कि इनकी डेथ जो हुई थी वो फ्रेंड 23 अप्रैल यानी 1660 को हुई थी, एट द एज ऑफ 52, यानी कि 52 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए, और ये स्टैटफोर्ड में ही आकर एक्सपायर हुए थे। डेथ हुई थी इनकी स्टैटफोर्ड में ही, ये वापस आ गए थे इंग्लैंड से अपने स्टैटफोर्ड में, होम टाउन में, वहीं इनकी डेथ हुई थी। और इनको वरीड भी किया गया था फ्रेंड, यानी कि वरीड किया गया था कहाँ, चैंसल यानी कि द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी डेथ के 2 दिन के बाद में इन्हें चैंसल होली ट्रिनिटी चर्च में इनके लिए वरीड किया गया था। और जो वरीड किया गया था तो विलियम शेक्सपियर ने एक फ्रेज भी दिया था, उन्होंने कुछ वर्ड दिए थे, और एपिटैफ के रूप में जाना जाता है, और उनकी कब्र के सामने ये लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड यानी गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन एंड कर्स्ड बी द दैट मूव माई वॉन्स, यानी मूव माई वॉन्स। यानी फ्रेंड कहा जाता है कि जो व्यक्ति यानी कि जो पर्सन, यानी कि मेरी इन वोन्स को, मेरी इस कब्र की
धूल मिट्टी को यानी मेरी जो कब्र है इस कब्र को हानि पहुंचाने का कुछ भी काम करे तो उसको क्या करें, यानी कि मेरे फ्रेंड यानी कि जीसस, उसके लिए आप क्या करें, यानी कि उसके लिए आप अभिशापित करें, उसके लिए कष्ट दें। और जो व्यक्ति हमारी इस कब्र की हिफाजत करे यानी इसको संभाल के रखे, इस पे कोई परेशानी ना हो, उसको क्या करें, आप ब्लेस्ड करें। और जो यानी कि जो इसको हानि पहुंचाने का काम करे उसको क्या करें, आप अभिशापित करें यानी कि कष्ट करें, उसको मुसीबत यानी कि लानत दें। और जो व्यक्ति हमारी इस कब्र को क्या करे, सेफ रखे यानी कि कुछ हानि ना पहुंचाए तो उसको क्या करें, आप ब्लेस्ड करें यानी कि उसको ब्लेस्ड करें। ये विलियम शेक्सपियर का ये फ्रेज है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड, क्या है इनमें बात ये है फ्रेंड, क्या हुआ था कि जो कुछ रिकॉर्ड हैं जिसके आधार पर ये माना जाता है कि इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी, यानी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, वो कुछ ऐसी ही चल रही थी। क्यों ऐसा माना जाता है फ्रेंड, ऐसा इसलिए माना जाता है कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए यानी इन्होंने अपनी डेथ से यानी कि कहा जाता है कि रिकॉर्ड रिवील दैट द ग्रेट वार्ड रिवाइज्ड हिज विल ऑन मार्च 25 यानी 25 मार्च के लिए इन्होंने अपनी एक वसीयत की थी। क्या किया था, अपनी जितनी भी संपत्ति थी उसको एक बार दोबारा से यानी कि वो दोबारा से रिवाइज किया था। तो वो वसीयत में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हिस्सा दिया था वो अपनी बड़ी बेटी सुसैना के लिए दे दिया था। क्या करा था इन्होंने, अपनी बड़ी बेटी सुसैना के लिए दे दिया था। और जो एक बोला जाता है सेकंड बेस्ट बेड, लेकिन इसका कोई कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन सेकंड बेस्ट बेड बात करें तो उनका सेकंड सबसे प्रिय बिस्तर यानी कि जो वैसे माना तो ये जाता है, बताया जाता है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें बताया गया है कि जो सेकंड बेस्ट बेड है वो इनका शादी का सबसे अच्छा बिस्तर था, यानी सबसे अच्छा बेड था शादी का, जो इन्होंने अपनी वाइफ एन हैथवे के लिए दिया। जो क्या किया, अपनी वाइफ एन हैथवे को दिया वसीयत में। और जो संपत्ति अदर संपत्ति थी वो सारी की सारी इन्होंने अपनी बड़ी बेटी सुसैना को दे दी। तो इससे माना जाता है कि इन्होंने मात्र एक बेड ही दिया अपनी वाइफ के लिए। तो इससे ये माना जाता है कि शायद इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए इन्होंने केवल बेस्ट बेड ही दिया था। और ये उनके समय में जो बेस्ट बेड होता था वो एक, ये तो को यहाँ दिया है यानी कि ये दिखाया यानी कि गिविंग मोस्ट ऑफ हिज स्टेट टू हिज एल्डर डॉटर सुसैना, यानी कि उन्होंने मोस्ट सबसे ज़्यादा जो हिस्सा दिया था वो सुसैना को दिया था। और अपनी वाइफ के लिए मात्र एक सेकंड बेस्ट बेड ही दिया था, ये बताया जाता। तो उनकी शादी को यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और बात करें आगे फ्रेंड, तो क्या है, हिज सेकंड बेस्ट बेड वाज हिज मैरिज बेड, यानी कि ये बताया जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड बेस्ट बेड था वो एक क्या था, 1 सेकंड, जो सेकंड बेस्ट बेड था वो उनकी शादी का बेड माना जाता है, यानी हिज सेकंड बेस्ट बेड वाज हिज मैरिज बेड, यानी कि शादी का बेड माना जाता है। उनकी शादी का ये जो था वो बेड है, ठीक है फ्रेंड। तो 1 सेकंड, आगे बात करें तो फ्रेंड, और ये जो बेड था वो उनके रिश्तेदार वगैरह को रखा जाता था, ये माना जाता है। अगर बात करें तो हिज विल आल्सो नेम एक्टर्स रिचर्ड बर्बे, हेनरी कॉल्डेल एंड जॉन हेमिंग्स, यानी प्रोवाइडिंग प्रूफ टू अकेडमिक्स टूडे दैट विलियम वाज इन्वॉल्व इन थिएटर, यानी इन सब लोगों के रिकॉर्ड से ये मिलता है, माना जाता है कि जो रिचर्ड बर्बीज हैं, हेनरी कॉन्डेल हैं और जॉन हेमिंग्स हैं, इन सब के रिकॉर्ड से माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो कहाँ थिएटर में इन्वॉल्व थे, यानी कि थिएटर में बनवाने में उन्होंने काम किया था।
The Watts direct line of descendant ended 54 years later until Susanna's daughter Elizabeth died in 1670. सुसेना की एक बेटी जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो 1670 में क्या हो गई, डेथ हो गई इनकी, जिससे इनका जो आगे का परिवार था वो नहीं चल पाया। यानी शेक्सपियर हैज़ बीन commemorated in numerous states and memorial around the world including funeral movements in Southwark. और इनके लिए क्या हुआ कि इनकी कैथेड्रल्स एंड पोइट्स कॉर्नर में क्या किया गया था, इनको वरीड किया गया था बाद में विलियम शेक्सपियर को। आगे बात करें, सॉब्रिक्यूट शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड वार्ड ऑफ एवन, यानी कि एक सेकंड नाम से भी बुलाया जाता है शेक्सपियर को, जो नाम है वार्ड ऑफ एवन, यानी वार्ड ऑफ एवन के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी ऑक्यूपेशन की बात करें फ्रेंड, तो एक ये ये जो है इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे, एक्टर थे, और ये रिनेसा प्ले राइट थे, यानी रिनेसेंस प्ले राइट थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। अब कुछ इनके और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं फ्रेंड, हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, हेडेड टू लंदन समटाइम इन 1586, बिटवीन 1586 एंड 1592, यानी कि कहने का मतलब है ये लंदन जो पहुँचे थे, लंदन के लिए गए तो वो 1586 में गए थे। कब गए थे ये? 1586 में ये लंदन में गए। और इसके बाद में बात करें, यानी कि ये लगभग 1586 से लेकर 1586 से लेकर 1592 का ये जो दौर है, इनका टाइम पीरियड रहा, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इन्होंने इस कैरियर में इन्होंने बहुत ही सफलता प्राप्त की, यानी कि बिगिन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर, यानी कि इस समय इन्होंने एक एक्टर के रूप में बहुत ही अच्छी और राइटर के रूप में इन्होंने सफलता प्राप्त की। फिर बात करते हैं कि 1500 यानी 1594 में इन्होंने ज्वाइन एज एक्टर इन लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन, और इन्होंने 1594 में एक कंपनी को ज्वाइन किया, इसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन, यानी कि लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन को इन्होंने ज्वाइन किया, जो कि एक एक्टर कंपनी थी, जो कि एक क्या थी, कंपनी ऑफ एक्टर्स, यानी कि एक्टर्स की कंपनी थी। यानी कौन सी कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था 1594 में, इन्होंने कब 1594 में लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन को ज्वाइन किया था। और इसके बाद में क्या हुआ कि इनका यानी कि अबाउट शेयर्स इन द कंपनी, और कुछ शेयर्स इन्होंने इस कंपनी में खरीद लिए थे, कुछ शेयर्स क्या किए इन्होंने खरीद लिए थे। और इसके बाद में क्या हुआ कि इस कंपनी का नाम बदल गया। जब एलिजाबेथ के बाद में, एलिजाबेथ की डेथ के बाद में गद्दी पर किंग जेम्स फर्स्ट बैठते हैं। जब किंग जेम्स फर्स्ट बैठते हैं तो इन किंग जेम्स फर्स्ट का विलियम शेक्सपियर को बहुत बड़ा संरक्षण मिला, यानी कि इन्होंने क्या काम किया, विलियम शेक्सपियर को बहुत प्यार किया, यानी कि बहुत ही माना। और इन्होंने क्या काम किया, इनकी जो कंपनी थी यानी कि लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन थी, उस कंपनी को अपना पेटेंट दे दिया, अपना नाम दे दिया, उसका नाम बदलवा कर किंग्स मैन रखवा दिया। क्या रखवा दिया? किंग्स मैन रखवा दिया, जो विलियम शेक्सपियर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे थे। आगे बात करें वाई 1596, यानी कि 1596 तक शेक्सपियर जो थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे, यानी कि 1596 तक शेक्सपियर क्या हुए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे एज ए प्ले राइट दैट हिज फैमिली वाज फाइनली ग्रेटेड ए कोट ऑफ आर्म। और क्या हुआ था, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे एक प्ले राइट और एक यानी कि एक प्ले राइट के रूप में, और जिससे क्या हुआ कि उनकी फैमिली को कोट ऑफ आर्म्स 1596 में ग्रांटेड हो गया, यानी कि प्राप्त हो गया था।
यानी कि विच अमंग्स अदर थिंग्स अलाउड शेक्सपियर टू कॉल हिमसेल्फ ए जेंटलमैन। यानी कि जैसे ही कोट ऑफ आर्म मिला वैसे ही शेक्सपियर जो थे अपने आप को जेंटलमैन के रूप में बुलाने लगे। वो जेंटलमैन एक जेंटलमैन के रूप में जाने लगे, पहचाने जाने लगे। यानी कि अब यहीं से क्या हुआ कि उनका जो फॉर्च्यून था वो क्या हुआ शेक्सपियर का, वो इम्प्रूव होने लग गया। यानी कि फाइनेंशियल रूप से ये मजबूत होने लग गए। तो इसी समय वो 1597 में उन्होंने क्या किया, एक अपना दूसरा सबसे बड़ा हाउस खरीदा। यानी कि 1597 में उन्होंने परचेज द सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन स्टेटफोर्ड विच ही कॉल्ड न्यू प्लेस। पैलेस नहीं बेटा फ्रेंड, आपको प्लेस याद रखना। यानी कि आपको यहाँ पर पैलेस यानी कि प्लेस याद रखना है, पैलेस नहीं, PALACE नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर फ्रेंड, ये दिया है ये वाली स्पेलिंग PLACE प्लेस। यानी कि ये इन्होंने खरीदा था, जिसका नाम इन्होंने जो रखा था वो न्यू प्लेस के नाम से ही रखा था। यानी कि न्यू प्लेस इन्होंने वाई किया था, परचेज किया था। जो सेकंड इनका हाउस था कहाँ, स्टेटफोर्ड में। कहाँ वाई किया था इन्होंने, स्टेटफोर्ड में इन्होंने वाई किया था फ्रेंड। इसके बाद में बात करें तो यानी कि लगभग वाइंग अप लैंड अराउंड स्टेटफोर्ड, और उन्होंने क्या किया, कुछ लैंड वगैरह इन्होंने वाई करनी शुरू कर दी इंग्लैंड के आसपास में। फिर यानी कि शेक्सपियर बिकम पार्ट ऑनर ऑफ लंदन मोस्ट फेमस परचेज बिल्डिंग थिएटर इन लंदन। और इन्होंने क्या किया था कि जो थिएटर ऑफ लंदन था उसमें मोस्ट ऑफ यानी कि लंदन्स मोस्ट फेमस परचेज बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग थी थिएटर इन लंदन, उसमें इन्होंने इसके शेयर यानी कि ये पार्ट ऑनर हो गए थे, एक साझेदार हो गए थे इसके। यानी कि और यानी कि बात करें द फेमस ग्लोब थिएटर, जिसमें बात करते हैं जो लंदन का थिएटर था, फेमस थिएटर था, जिसका नाम था फेमस द ग्लोब थिएटर। यानी कि ये जो ग्लोब थिएटर था इसके इन्होंने 1/10% शेयर्स ले रखे थे। यानी कि वेयर सो मैनी ऑफ हिज प्लेस वुड लेटर बी परफॉर्म, और बाद में इनके सबसे ज़्यादा जो प्लेज परफॉर्म हुए थे वो इसी ग्लोब थिएटर में ही हुए थे फ्रेंड। कहाँ हुए थे, यानी कि जो ग्लोब थिएटर में हुए थे। और ग्लोब थिएटर जो था, द ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर। यानी कि जो ग्लोब थिएटर था वो आपका कहाँ बिल्ट हुआ था, वो साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स, यानी थेम्स नदी के किनारे, यानी कि साउथ यानी कि थेम्स नदी के साउथ किनारे पर इस ग्लोब थिएटर को बनाया गया था। यानी कि दक्षिणी किनारे पर छोर पर इसके लिए ग्लोब थिएटर के लिए बिल्ड किया गया था। और वो नदी का नाम था, क्या था, थेम्स था फ्रेंड। और वो किनारा कौन सा था, बैंक कौन सा था, वो साउथ था। और ये क्या बनाया गया था, थिएटर आपका ग्लोब, यानी कि द ग्लोब थिएटर। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में यानी कि शेक्सपियर पार्ट ऑनर एक और थिएटर था आपका, उसके भी ब्लैक फ्रायर्स, यानी कि ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर था इसके भी ये क्या थे, ऑनर थे, यानी कि शेयर होल्डर थे। यानी इसमें भी इन्होंने पार्टनरशिप ली थी ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में भी। ठीक है। आगे फ्रेंड हम बात करें तो इनके कई सारे पैटर्न्स थे, यानी कि संरक्षक थे। यानी कि इनके बहुत सभी कई एक इनके संरक्षक थे। इन संरक्षक में बात करें तो सेवरल पैटर्न्स में बात करें फ्रेंड, तो वन ऑफ देम, यानी कि उनके एक पैटर्न आते हैं, यानी कि संरक्षक आते हैं जिनका नाम आता है फ्रेंड, क्या आता है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। यानी कि एक संरक्षक हैं जिनका नाम है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको हेनरी रिडले के नाम से भी जाना जाता है, हेनरी रिडले के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जिनके लिए विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, बहुत सारे सोनेट लिखे थे और इनके लिए डेडिकेट किए थे। यानी कि हेनरी रिडले के लिए विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट जो थे, पोएम्स जो थी, वो इनके लिए डेडिकेट की थी, यानी कि एड्रेस की थी बहुत सारे सोनेट्स
एंड पोएम्स जो थी किसके लिए, हेनरी रिस्ले, जिनके लिए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जाना जाता है। ये कौन थे पता नहीं, लेकिन ये माने जाते हैं कि इनके कौन थे, एक पैटर्न्स थे, यानी कि संरक्षक थे। इसके बाद आगे बात करें हम लोग फ्रेंड, तो 1623 में, कब 1623 में इन शेक्सपियर के दो को फ्रेंड थे, यानी कि दो फ्रेंड थे और एंड एक्टर्स भी थे, जिनका नाम था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल थे। इन्होंने क्या किया था, इनके सभी प्लेस को एक साथ इकट्ठा करके और एक बुक में पब्लिश किया था, और जो बुक था वो उसका नाम था फर्स्ट फोलियो। यानी कि क्या किया था, उसका नाम क्या था, फर्स्ट फोलियो। यानी कि फर्स्ट फोलियो इनके को फ्रेंड, यानी कि जो इनके फ्रेंड थे, कौन थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। इन्होंने 1623 में, यानी कि 1623 में फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया, जिसमें इनके मोस्ट ऑफ वर्क इंक्लूड किए गए थे। बस इनका एक वर्क था जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था। इनके 36 प्ले जो थे, यानी कि 36 प्लेस को इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था। बट वन प्ले ऑफ पेरिक्लीस, यानी कि प्रिंस ऑफ टायर, यानी कि ये इसमें इंक्लूड नहीं किया था, यानी वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। यानी कि फर्स्ट फोलियो में, यानी कि प्रिंस ऑफ टायर या पेरिक्लीस, जो पेरिक्लीस था उसको इंक्लूड नहीं किया था। विलियम शेक्सपियर के मात्र 36 प्ले इन्होंने फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किए थे फ्रेंड। आगे बात करें तो 1590s की बात है, लगभग अराउंड 1590s की बात है। उन्होंने क्या किया था कि सोनेट लिखने स्टार्ट किए। क्या किए, यानी कि रोट 154 सोनेट्स, यानी कि उन्होंने क्या किए, लगभग 154 सोनेट लिखे थे, जो विच वर पब्लिश्ड, जिनके लिए पब्लिश जो किया गया था फ्रेंड, वो लगभग 20 मई यानी कि 1609 में पब्लिश किया था। यानी कि इनके सोनेट जो थे, यानी कि इनके जो प्ले थे उनको यानी कि जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश किया। लेकिन इनके जो सोनेट थे, उन सोनेट के लिए एक दूसरे फ्रेंड जो थे, उनका नाम था थॉमस थॉर्प। यानी कि थॉमस थॉर्प ने इनके लिए इंक्लूड, यानी कि पब्लिश किया था। ये लिखे कब गए थे, लगभग 1519 के दौरान लिखे गए थे। 154 सोनेट लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। अब ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में पब्लिश जो हुए थे 20 मई 1609 में पब्लिश किया गया था, और ये थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया था इन्हें, ठीक है, थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया था। बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने 16th-11th तक राइटिंग से क्या ले लिया था इन्होंने, यानी कि रिटायर्ड हो गए थे, यानी इन्होंने संन्यास ले लिया कि 16th-11th तक इन्होंने इनके बाद में इन्होंने राइटिंग नहीं की थी, यानी कि वो क्या हो गए थे, रिटायर्ड हो गए थे। और इसी समय बताओ एक वर्क आया था इनका 16th-11 में, जिसके लिए स्वान सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। वो क्या था इनका वर्क, टेम्पेस्ट। क्या था, टेम्पेस्ट था, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बात करें रिटर्निंग टू स्टैटफोर्ड, यानी कि तब ये क्या हो गए थे, अपने स्टैटफोर्ड, अपने विलेज में वापस आ गए थे, इनकी बैक रिटर्न हो गए थे 15th, यानी कि रिटर्निंग टू स्टैटफोर्ड, यानी कि 16th-11 तक। तो आगे बात करें, एंड इन 1616 शेक्सपियर डाइड, और यानी कि 1616 में शेक्सपियर क्या हो गए, डाइड हो गए, उनकी डेथ हो गई। आगे बात करें, यानी कि हिज मैरिज में नोट हैव बीन हैप्पी, यानी कि माना जाता है, उसी कारण माना जाता था कि जब सेकंड बेस्ट बेट दिया गया था, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए सेकंड बेस्ट बेट दिया था अपनी वाइफ के लिए, तो जिस आधार पर ये माना जाता है कि हिज मैरिज में नोट हैव बीन हैप्पी, यानी कि उनकी जो शादी थी, मैरिज थी, वो कुछ हैप्पी नहीं चल रही थी, खुशहाल नहीं थी उनकी मैरिज लाइफ, तो ऐसा कुछ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यानी कि जो यानी कि फॉर हिज प्लेज बेस्ड, यानी कि उनके जो प्ले हैं, जो हिस्टोरिकल प्ले हैं, यानी हिस्टोरिकल जो प्ले हैं उनके, वो हिस्टोरिकल प्लेस उनके एक वर्क है
जिसका नाम है होलिनशेड, यानी कि होलिनशेड है, जिनका एक वर्क है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड। क्या है फ्रेंड, यानी कि यहाँ से देखते हैं नहीं, होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये एक वर्क है। इस पर इनके जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो सब डिपेंडेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के राजा वगैरह के ऊपर, या फिर स्कॉटलैंड के कोई राजा वगैरह के ऊपर, या फिर कोई आयरलैंड के राजा वगैरह के ऊपर, यानी किंग्स वगैरह की स्टोरी के ऊपर इन्होंने प्लेज लिखने का काम किया है। तो इसलिए इन्होंने यहीं इसी बुक से, यानी होलिनशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, यानी ये वर्क है, यानी कि ये किसका है, होलिनशेड का है, यानी होलिनशेड का है। होलिनशेड्स का जो क्रॉनिकल्स एंड इंग्लैंड, यानी कि क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से इन्होंने ये सोर्स लिया है, इसी से ये इनके इन्फ्लुएंस हैं, इनके जो वर्क हैं। यानी कि एंड आल्सो सर थॉमस नोट्स 1579 ट्रांसलेट ऑफ प्लूटार्स पैरेलल लाइफ, यानी कि थॉमस नोट्स का जो 1579 में ट्रांसलेशन आया था, यानी कि सर थॉमस नोर्थ ने ट्रांसलेशन किया था, और प्लूटार्स पैरेलल लाइफ का, किसका, प्लूटार्स पैरेलल लाइफ का यानी कि जो पैरेलल लाइफ थी, इसका क्या किया था इन्होंने, थॉमस नॉर्थ ने 1579 में 1579 में इसका क्या किया, ट्रांसलेशन किया था। और ये ट्रांसलेशन से ही ये जो थे इनके वर्क जो थे इन्फ्लुएंस थे। फ्रेंड, इसके बाद में इनके कुछ वर्क हैं जिनको ओरिजिनल वर्क माना जाता है, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर ने अपने खुद से, यानी कि खुद से लिखा था, जिसमें किसी से भी वो नहीं किया था। तो खुद के इनके वर्क मात्र ये माने जाते हैं। एक है इनका लव्स लेवर्स लॉस्ट, इनका एक ओरिजिनल प्लॉट माना जाता है। इसके बाद में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, एक ये वर्क है दूसरा। और इसके बाद में ये थर्ड वर्क है इनका द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। और इसके बाद में एंड लास्ट थर्ड यानी फोर्थ वर्क है द टेम्पेस्ट, जो कि इनका द स्वान सॉन्ग के नाम से भी, यानी कि लास्ट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। तो लव्स लेवर्स लॉस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट, ये इनके ओरिजिनल प्लॉट माने जाते हैं, यानी कि इनकी खुद की सोच थी, जिन्होंने खुद से लिखा था। इनके बाद में इनकी कुछ ट्रेजिडी हैं, 4 ग्रेट ट्रेजिडी हैं, बहुत फेमस है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि हैमलेट, अथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, जिसके लिए हम लोग याद कर सकते हैं HOKM, हुक्म, यानी H फॉर हैमलेट, O फॉर अथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। ये क्रम रहता है आपका, यानी कि ग्रेट ट्रेजिडी का। ये सीक्वेंस से ही आपको याद करनी चाहिए, ये आपकी ट्रिक के रूप में रहेगा, याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ इनकी ग्रेट ट्रेजिडीज हैं। और इसके बाद में इनकी 4 ग्रेट कॉमेडी आती है, यानी कि इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, जिन कॉमेडीज़ में क्या है, मच एडो अबाउट नथिंग है, ट्वेल्थ नाइट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और इसके बाद एज यू लाइक इट है। यानी मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, यानी इनकी ये 4 ग्रेट क्या चीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं। क्या है इनकी ग्रेट कॉमेडी, यानी मच एडो अबाउट नथिंग, सेकंड ट्वेल्थ नाइट, and then third the merchant of Venice, and then last as you like it, यानी as you like it, ये रही आपकी, सॉरी 1 सेकेंड, as you like it, ये इनकी 4 जो हैं कॉमेडीज हैं, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। फ्रेंड, वीडियो को यानी कि लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आगे।
यानी कि इनके कुछ रोमन प्ले हैं, यानी कि क्या है, इनके कुछ रोमन प्ले हैं। रोमन प्ले में बात करें तो एक इनका ये कोरियोलेनस है, ये इनका एक रोमन प्ले है। जूलियस सीजर है, ये भी एक रोमन प्ले है। एंड देन लास्ट इनका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये भी इनका एक रोमन प्ले है। यानी कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये इनके क्या हैं, रोमन प्ले हैं फ्रेंड, ठीक है। देन सेकंड चलते हैं आगे, ड्रामेटिक रोमांस, यानी कि कुछ इनके, यानी कि हिज लास्ट 4 प्लेस आर, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी। यानी कि ड्रामेटिक रोमांस की बात करें तो जो लास्ट के कुछ प्ले हैं इनके, जिनको ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में जाना गया। क्या चीज़, ट्रेजिक कॉमेडीज, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडीज के रूप में जाने जाने वाले इनका लास्ट एक जो प्ले, यानी कि पेरिक्लीज है, जिसको आपको फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। एंड देन सेकंड है सिम्बलिन है, एंड देन थर्ड है आपका विंटर्स टेल, एंड देन लास्ट स्वान सॉन्ग इनका द टेम्पेस्ट। क्या है फ्रेंड, द टेम्पेस्ट, यानी कि लास्ट है द टेम्पेस्ट। ये इनके क्या है, ट्रेजिक कॉमेडीज हैं। क्या क्या है आपकी, पेरिक्लीज है, सिम्बलिन है, द विंटर्स टेल है, और द टेम्पेस्ट है। ये इनके क्या है, ट्रेजिक कॉमेडीज के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों ही इनके अंदर इंक्लूड हैं, ये चीज़ मानो, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक टर्म क्वाइन की थी, यानी कि एक टर्म क्वाइन की थी, उस टर्म का नाम था प्रॉब्लम प्लेस। ये टर्म थी प्रॉब्लम प्लेस। इस टर्म को फ्रेडरिक एस वॉस ने क्वाइंड किया था। क्या किया था, क्वाइंड किया था, और ये 1596 में ये टर्म को क्वाइंड किया था फ्रेडरिक एस वॉस ने, ठीक है। क्वाइंड किया था, क्या थी, द प्रॉब्लम प्लेस, इस टर्म को 1896 में, और जिसमें इनके विलियम शेक्सपियर के इन्होंने 3 प्लेस को इंक्लूड किया गया था, यानी कि इंक्लूड किया था। तो वो प्ले आपके थे, नंबर 1 था ऑल्स बेल दैट एंड्स बेल, एक प्ले ये था। सेकंड था मेसर फॉर मेसर, यानी कि मेसर फॉर मेसर, और देन लास्ट ट्रायलिस एंड क्रेसिडा, यानी कि ये इनके प्रॉब्लम प्ले माने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले हैं, ऑल्स बेल दैट एंड्स बेल, और मेसर फॉर मेसर एंड ट्रायलिस एंड क्रेसिडा। ये उनके 3 प्ले जो हैं वो प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाने जाते हैं, और ये फ्रेडरिक एस वॉस ने ये बताया था, और उन्होंने ये टर्म को क्वाइंड किया था प्रॉब्लम प्ले, यानी कि प्रॉब्लम प्ले टर्म को क्वाइंड किया था। और जब किया था वो समय था 1896। इनकी लास्ट कुछ मेजर ट्रेजिडी हैं, यानी कि लास्ट टाइम की जो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेजिडी हैं, उनकी बात करें तो लास्ट मेजर ट्रेजिडी में इनकी एक है इनका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एक तो इनका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, और इसके बाद में एक जो है वो इनका कोरियोलेनस है। यानी कि ये जो दो ट्रेजिडी हैं, यानी कि दोनों एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस, इनकी लास्ट बहुत ही फेमस ट्रेजिडी मानी जाती हैं। तो कंटेन सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोट्री एंड हिज लिटिल। आगे बात करें तो पोइट एंड क्रिटिक टी.एस. इलियट, यानी कि जो एक पोइट और एक क्रिटिक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन है ये, टी.एस. इलियट हैं, जिन्होंने क्या क्या काम किया था। इनकी हु कॉल्ड हिज ट्रेजिडी मैकबेथ, जो मैकबेथ था, इस मैकबेथ को इन्होंने बोला था एन आर्टिस्टिक सक्सेस। और इसके बाद में इनका यहाँ पर ये मिस होता है, एक हैमलेट है, एक प्ले है हैमलेट। आपको अभी हमने बताया था ये ट्रेजिडी है हैमलेट। जो हैमलेट है ये आर्टिस्टिक फेलियर है। क्या है, इसको आर्टिस्टिक फेलियर माना है, और मैकबेथ है वो आर्टिस्टिक सक्सेस माना है। और ये किस आधार पे माना है, ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ, यानी कि ये जो माना है वो किसके बेस पे माना है, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी कि कोरिलेट, यानी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर इसको माना है। यानी कि एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो
ये देखो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के रूप में माना है। फिर आगे बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज क्वाइंड बाय, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है इसके लिए आपके टी.एस. इलियट साहब ने ही क्वाइंड किया था। इस टर्म को किसने किया था, यानी कि टी.एस. इलियट साहब ने ही क्वाइंड किया था। किसमें, इनका एक वर्क था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इनका एक वर्क था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इसमें इन्होंने इसको इस टर्म को क्वाइंड किया था। आगे बात करते हैं शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम, यानी कि शेक्सपियर ने क्या किया था कि एक एडम का रोल प्ले किया था। यानी कि शेक्सपियर ने एक एडम का रोल प्ले किया था। वो प्ले था किसमें, एज यू लाइक इट में, यानी कि एडम के रूप में इन्होंने एज यू लाइक इट में रोल अदा किया था। और इसके बाद में इन्होंने एक घोस्ट का रोल भी किया था, और वो हैमलेट्स फादर का यानी कि घोस्ट था। और कौन सा प्ले था, उस प्ले का नाम था फ्रेंड हैमलेट। क्या नाम था, हैमलेट। यानी हैमलेट में एक घोस्ट का, एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का, और इसके बाद में कोरस भी इन्होंने किया था। और ये कोरस का जो रोल किया था इन्होंने हेनरी VI में किया था, हेनरी V में किया था। और किंग डंकन का इन्होंने मैकबेथ में, यानी किंग डंकन का ये रोल इन्होंने मैकबेथ में किया था। फ्रेंड आप समझ पा रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे रोल किए थे। यानी कि क्या क्या किए थे, एडम का इन्होंने किया था एज यू लाइक इट में, घोस्ट का इन्होंने किया था फ्रेंड हैमलेट में, एंड कोरस का जो किया था इन्होंने हेनरी V में किया था, और किंग डंकन का जो किया था इन्होंने मैकबेथ में किया था। ठीक है फ्रेंड, इनमें क्या था, तो ये इतने सारे इन्होंने रोल किए थे अपनी लाइफ में। तो ये यानी कि एक एक्टर भी थे और एक ये राइटर भी थे। इसके बाद में बात करें हम लोग फ्रेंड, तो हैमलेट जो है आपका, हैमलेट जो है वो सबसे इनका लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, शेक्सपियरियन प्ले। यानी हैमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले, यानी कि शेक्सपियर का सबसे लंबा जो प्ले माना जाता है, बड़ा प्ले माना जाता है, वो हैमलेट माना जाता है। जिसमें बताया जाता है कि 4042 लाइन है, 4042 लाइन्स हैं, और 29,551 जो हैं वो वर्ड हैं इसके अंदर। और इनका सबसे छोटा बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट जो प्ले माना जाता है फ्रेंड द कॉमेडी ऑफ एरर है। यानी कि कॉमेडी ऑफ एरर जो है सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें 1787 लाइन्स हैं इन 14,369 वर्ड हैं। यानी कि 1787 लाइन है और 14,369 वर्ड है, जो कि द कॉमेडी ऑफ एरर है। ये सबसे इनका शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। अगर बात करें राइम परसेंट के आधार की, तो यानी कि सबसे ज़्यादा राइम परसेंट मिलता है लव्स लेवर, लास्ट में मिलता है। हाईएस्ट परसेंट मिलता है राइमिंग का, यानी कि परसेंट मिलता है, जिसमें लगभग 62.2% मिलता है। यानी कि परसेंट ऑफ राइमिंग लाइन्स, यानी कि राइमिंग लाइन्स की जो बात करें तो 62.2% मिलता है। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टर्कर ब्रूक 62.2% द लाइन इन लव्स लेवर लोस्ट राइम। द क्लोजेस्ट कंपोजिशन, इसके बाद में सेकंड क्लोजेस्ट कंपोजिशन मिलता है इनका। क्लोजेस्ट कंपोजिशन में मिडसमर नाइट्स है। मिडसमर नाइट्स जो ड्रीम है, जिसमें 43.4% राइमिंग लाइन्स मिलती हैं। किसमें 43.4% राइमिंग लाइन्स मिलती हैं। आगे बात करें, एक हैं आपके WJ लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग हैं, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के पीरियड को फ्रेंड 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया है, और वो 4 भाग आप देखेंगे। यानी कि पहला जो पीरियड है, ये पीरियड ऑफ अर्ली, यानी ये पीरियड ऑफ अर्ली, यानी जिसे एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब वो शुरुआत में प्रयोग कर रहे थे, सीख रहे थे लिखना, तो यानी कि तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसलिए उस पीरियड को इन्होंने क्या माना है, ए पीरियड ऑफ अर्ली
एक्सपेरिमेंट, यानी शुरुआत में क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके बाद में सेकंड जो माना है उन्होंने, वो सेकंड पीरियड का नाम दिया है ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब वो सीख गए तो वो क्या कर गए, एकदम ग्रोथ पे आ गए, यानी कि वृद्धि की ओर चलते चले गए, यानी कि इन्होंने विकास की ओर यानी कि चलते चले गए, यानी कि ये रैपिड ग्रोथ इन्होंने प्राप्त की। और इसके बाद में देन थर्ड पीरियड जो इन्होंने माना है, ये पीरियड यानी कि ये पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी एंड डिप्रेशन। और क्या हुए कि थर्ड पीरियड में जब ये बहुत ज़्यादा समृद्धि पा गए तो इन्होंने फिर ट्रेजेडी लिखना शुरू की, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ें लिखी, जिससे वो क्या हो गए, वो डिप्रेशन को दिखाता है कि वो शायद डिप्रेशन में थे, यानी कि थर्ड फेज में। तो इसके बाद में इनका फोर्थ जो पीरियड आता है, यानी कि फोर्थ पीरियड में ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड, यानी कि रिस्टोर्ड यानी कि सेरेनिटी और काम आफ्टर स्टॉर्म। और उसके बाद में बताया जाता है कि ये दोबारा फिर से, यानी कि ये क्या होगा, एक काम शांति पीस की तरफ, यानी कि ये वापस दिखाई देते हैं। ये पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड यानी कि सेरेनिटी, और या फिर इनको जाना जाता है काम आफ्टर स्टॉर्म, यानी कि इनको दोबारा से फिर शांति की ओर वापस आना माना जाता है। तो ये इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। इन द लेट 19th सेंचुरी, इसके बाद में लगभग 19वीं शताब्दी की बात है, तो डॉडेन यानी कि एडवर्ड डॉडेन आते हैं। कौन आते हैं? एडवर्ड डॉडेन आते हैं। उन्होंने भी इनके पीरियड को 4 भागों में डिवाइड किया है। इनकी एक बुक होती है एडवर्ड डॉडेन की, उस बुक का नाम है हिज माइंड, यानी पूरा जो नाम है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, यानी कि हिज माइंड एंड आर्ट होता है, जो 1875 में आती है, जिसमें शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को, यानी कि शेक्सपियर से लिटरेरी कैरियर जो है उसके लिए ये 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं फ्रेंड। वो पीरियड क्या है, यानी कि नंबर फर्स्ट है इन द वर्कशॉप, यानी कि वो क्या है, वर्कशॉप में है, लैब में है, यानी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इन द वर्ल्ड, इसके बाद में क्या है, वो अब इन द वर्ल्ड, यानी कि वो संसार में आ गए। जब प्रैक्टिकल करके सीख गए तो वो क्या है, अब वर्ल्ड में आ गए। इसके बाद में आउट ऑफ डेप्थ, यानी कि अब वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से लिख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही गहराई में पहुंच गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीपली लिख रहे हैं। ऑन द हाइट्स, यानी कि अब क्या है, उन्होंने बहुत सारी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली हैं। ऑन द हाइट्स, यानी कि उन्होंने ये 4 यानी कि फेजों में उन्होंने बांटा है। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट्स, यानी कि उनके अनुसार 4 भाग हैं। आगे बात करें, द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन बेस्ड ऑन द ऑक्सफोर्ड कंपनी, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड की कंपनीज हैं उनके अनुसार जो एक माइकल डॉब्सन है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको उनकी क्रोनोलॉजी दी है, उनके वर्क में, यानी कि डेट दी है, कब कब कौन सा प्लेस को परफॉर्म किया गया था, किस पे बेसिस ऑन, यानी कि द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, यानी कि ऑक्सफोर्ड ने इनका जो कंपेनियन किया था उसके आधार पर बांटा गया है। इनकी जो कॉमेडी है उनकी बात करें फ्रेंड, तो कॉमेडी में इनका 1590 से यानी 1590 to 91 के आसपास 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना को माना जाता है। 1590 से लेकर के 1591 के इर्द गिर्द माना जाता है कि 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना आया होगा। इसके बाद में देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनका ये है देन 1590 से 91 के आसपास इनका टेमिंग ऑफ श्रू रहा है। और इनका एक और इम्पोर्टेंट है जो 1594 में जो कॉमेडी ऑफ एरर आया है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, इनकी डेट पूछी जाती है फ्रेंड, यानी 1594 में लगभग द कॉमेडी ऑफ एरर आया है। फिर इसके बाद 1594 से 1595 के बीच में जो लव्स लेबर लोस्ट आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे हुए प्ले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, यानी 1595 में ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम आया है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम आया है इनका, यानी कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम आया है 1595 में। इसके बाद में एक और है ये प्ले आपका, ये है 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस है इनका।
इसके बाद में 1597 से 98 में द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है। 1598 से 1598 में मच एडो अबाउट नथिंग है, ये भी पूछा हुआ प्ले है आपका। और 1599 से 1600 के बीच में ये एज यू लाइक इट है। और 1601 में इनका 12th नाइट, और इसका एक सब टाइटल भी है फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट यू विल, यानी कि 12th नाइट का जो सब टाइटल है व्हाट यू विल, इसके रूप में जाना जाता है। ये 1601 में आया है। मिसर फॉर मिसर, ये 1601 में आया है। और 1604 से 1605 के बीच में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आया है। और 1609 में इनका एक और आया है वर्क, विंटर्स टेल आया है, और इनका एक सॉन्ग के रूप में जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा हुआ है। द टेम्पेस्ट आया है जो कि 1611 में आया है। इनकी कुछ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनके बारे में बात करें तो 1591 में हेनरी 6 पार्ट 2 आया है, पूछा हुआ है फ्रेंड। 1591 में हेनरी 6 पार्ट 2 आया है। फिर 1591 में हेनरी 6 पार्ट 3 आया है। फिर 1591 में यानी कि हेनरी 6 पार्ट 1 आया है, यानी पहले पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 1 आया है इनका। 1592 से 93 में द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड III आया है। 1595 में द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड II आया है। फिर उसके बाद में फ्रेंड इनका 1596 में द लाइफ ऑफ डेथ ऑफ किंग जॉन आया है। और इसके बाद में 1597 से 98 में किंग हेनरी 4 पार्ट 1 आया है फ्रेंड, ये बहुत पूछा गया है, देख लो। इसके बाद में हेनरी 4 पार्ट 2 यानी कि 1597 से 98 के बीच आया है। फिर 1598 से 99 में इनका द लाइफ ऑफ हेनरी द 5th आया है। और फ्रेंड इसके बाद में ये देखो, ये भी पूछा हुआ है हेनरी 8, और इसका जो सब टाइटल है ऑल इज ट्रू, यानी हेनरी 8 का जो सब टाइटल है ऑल इज ट्रू। और एज यू लाइक इट का सब टाइटल है व्हाट यू विल, यानी कि आपका एज यू लाइक इट का जो सब टाइटल है व्हाट यू विल, और हेनरी 8 का जो सब टाइटल है ऑल इज ट्रू, यानी कि ऑल इज ट्रू, ये पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इनकी कुछ ट्रेजिडी है इम्पोर्टेंट, तो 1592 से 93 के बीच में आया है जो वो द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस है। और 1595 में द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट आया है। 1595 में द ट्रेजिडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट है। 1599 में द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर है फ्रेंड। और 16 से लेकर के 1601 में द ट्रेजिडी ऑफ हैमलेट, जिसके लिए प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी जाना जाता है, यानी कि जिसमें डेनमार्क की कहानी दी गई है, यानी 1600 से 1601 के बीच में, यानी ट्रेजिडी ऑफ हैमलेट, जिसको द प्रिंस ऑफ डेनमार्क की कहानी है, ये भी इम्पोर्टेंट आया हुआ है। 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलिस एंड क्रेसिडा आया है, यानी कि 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलिस एंड क्रेसिडा है। फिर 1604 से 1605 में द ट्रेजिडी ऑफ अथेलो आया है, द मूर ऑफ वेनिस, यानी कि 1604 से 1605 के बीच में जो आया द ट्रेजिडी ऑफ अथेलो, नहीं द मूर ऑफ वेनिस, जो वेनिस की कहानी दिखाई गई है इसमें, तो यानी कि एक मूर बताया गया है वेनिस का, अफ्रीकन मूर बताया है, ब्लैक मूर बताया है इसमें। तो अगला जो 1605 में द ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी ग्रेट ट्रेजिडी हैं, यानी कि हैमलेट ओथेलो, यानी कि किंग मैकबेथ किंग लियर, ये क्या है इनकी ग्रेट ट्रेजिडी है। तो द लाइफ ऑफ टेमन ऑफ एथेन आया है 1605। 1606 में जो आया द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ आया है, क्या है मैकबेथ आया है। 1607 में द ट्रेजिडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आया है। और 1607 में ही पेरिक्लीज आया है, प्रिंस ऑफ टायर, यानी कि ओनली पार्टली बाई शेक्सपियर। और 1608 में आया है द ट्रेजिडी ऑफ कोरियोलेनस आया है। फिर इसके बाद में 1610 में द ट्रेजिडी ऑफ सैम्बलिन आया है, ट्रेजिडी ऑफ द सैम्बलिन आया है। फिर उसके बाद 1613 to 14 में द टू नोबल किंग्समैन, यानी कि टू नोबल किंग्समैन आया है, जो को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर हैं। फिर इसके बाद में पोइट्री है कुछ इनकी, पोइट्री में बात करें तो 1593 में वीनस एंड एडोनिस, जो 6 लाइन पोइम है, 6 लाइन स्टेंजा पोइम है। और 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, जो कि 7 लाइन स्टेंजा है। फिर इसके बाद 1599 में सोनेट्स टू सन्ड्री मूड्स ऑफ म्यूज आया है। फिर उसके बाद 1599 में ही इनका द पैशनेट पिलग्रिम है।
फिर 1601 में द फोनिक्स एंड द ट्रूथली है, फिर 1609 में ए लव्स कंप्लेंट है, 1609 में द सोनेट्स यानी कि सोनेट्स पब्लिश हुए थे। 1609 में क्या हुए, इनके सोनेट्स पब्लिश हुए थे, 154 सोनेट थे जो 1609 में है। 1612 में पंड्रेल एलिजी बाई WS है। तो ये तो इनके कुछ वर्क थे, हमने बता दिए इनकी डेट वगैरह, किस डेट के हिसाब से ये सब आए। तो आगे बात करें फ्रेंड, इनके जो फोलियो थे यानी कि द फोलियोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस, यानी कि इनके जो अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात करें शुरुआत में, यानी कि जो इनके वर्क मोस्टली जो पब्लिश हुए थे फ्रेंड वो 16th to 17th सेंचुरी के इर्द गिर्द में, यानी कि 16th एंड 17th सेंचुरी के मिड में ही इनके प्लेस को यानी कि क्या किया था, पब्लिश किया गया था, यानी कि सेंचुरीज इन क्वार्टो और फोलियो फॉर्म, यानी कि जो कि क्वार्टो में भी आए थे और फोलियो में भी आए थे। फ्रेंड क्वार्टो का मतलब होता है कि किसी भी पेज के 4 पार्ट यानी कि 8 लीव्स, यानी कि 4 लीव्स, कितनी 4 लीव्स। एंड फोलियो का मतलब होता है कि उसको वन पेज से फोल्ड करना, यानी कि उसके 2 पार्ट यानी 2 लीव्स। यानी कि वैसे बात करें जो हमारी बुक्स आ रही हैं आजकल वो हमारी एक फोलियो फॉर्म में है, यानी कि उसका जो पेज होता है वो एक फोलियो के रूप में होता है, कितने 2 पार्ट में 2 लीव्स में होता है हमारा एक पेज, तो वो फोलियो के रूप में माना जाता है। उसी पेज के हम लोग एक बार ये फोल्ड है उसके बाद एक बार और बीच से फोल्ड कर दें, वो आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टो हो जाएगा, यानी कि वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड। जैसे यहाँ पर बात करें हम लोग फोलियो आर लार्ज, यानी कि फोलियो आर लार्ज टाल वॉल्यूम्स, यानी कि टाल वॉल्यूम्स क्वार्टोज, यानी क्वार्टो की अपेक्षा ये क्या होते हैं, यानी कि ये बड़े होते हैं, और क्वार्टो जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी रफली हाफ, यानी कि 10 साइज, यानी कि उससे आधा साइज होता है, किससे, आपके फोलियो से। क्या चीज़ होता है आपका, यानी कि क्वार्टो। यानी कि फोलियो की बात करें तो फोलियो जो होता है, ए फोलियो इज ए बुक, यानी ए फोलियो इज ए बुक, यानी ए फोलियो इज ए बुक इन विच ईच सीट इज फोल्डेड ओनली वंस थ्रू द मिडिल, यानी कि एक फोलियो जो होता है वो एक किताब होती है, जो किताब या कॉपी होती है जो एक फोलियो के रूप में होती है, जो कि केवल एक साइड से, एक जगह से उसके लिए क्या किया जाता है, मिडिल से क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, यानी फोल्डेड किया जाता है। कहाँ से, ओनली वंस, यानी एक जगह से। यानी कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, ये फोलियो क्या होता है, एक बुक होती है, क्या होती है, एक बुक होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये फोलियो ही है इसके पेज। तो इसके प्रत्येक सीट के लिए, ईच सीट के लिए फोल्डेड किया जाता है, क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है, ओनली वंस, यानी कि केवल एक, यानी कि थ्रू मिडिल, यानी कि बीच से, एक साइड से मोड़ा जाता है, बीच से मोड़ा जाता है, ये क्या होता है, आपका फोलियो होता है। यानी फॉर्मिंग 2 लीव्स, यानी कि जिसके 2 लीव्स बन जाती हैं, कितनी लीव्स बन जाती हैं, 2 लीव्स, और 4 पेजेस, जिसके 4 पेज बन जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड, यानी कि एक पेज में 2 साइडें होती हैं ना, तो वो 2 पेज हो गए, और सेकंड पेज में 2 साइडें, यानी कि 4 पेज हो जाते हैं। तो इनका जो फर्स्ट फोलियो आया था उसकी बात करें तो समथिंग 454, यानी कि जिसमें कितनी लीव्स थी, तो 454 लीव्स मानी जाती हैं, यानी कि इनके फर्स्ट फोलियो जो था उसके लीव्स की बात करें तो कितनी थी, फर्स्ट फोलियो की लीव्स थी 454। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, द फर्स्ट फोलियो जो था उसमें 454 लीव्स थी। इसके बाद में जो क्वार्टो की बात करें, एक क्वार्टो इज ए बुक बिन विच 8 पेजेस, यानी कि जिसमें 8 पेज होते हैं, आर प्रिंटेड, यानी वन इज सिंगल सीट, जिसको केवल एक ही सीट पे पूरा सब कुछ प्रिंट किया जाता है, यानी कि 8 पेजेस लीव होते हैं, प्रिंटेड वन इज सिंगल सीट विच इज फोल्डेड ट्वाइस, यानी कि जिसको 2 बार मोड़ा जाता है, टू फॉर्म 4 लीव्स, जिसमें 4 लीव्स बनती हैं और 8 पेजेस बनते हैं। द एवरेज क्वार्टो कंटेंस अबाउट 16th to 14th लीव्स, यानी लगभग 1624 लीव्स होती हैं, यानी कि एक एवरेज क्वार्टो में, यानी कि 16 से लेकर के 16th to 24 यानी कि लीव्स होती हैं।
4 फोलियोज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि शेक्सपियर के प्ले जो आए थे वो 4 फोलियो में आए थे। कितने? 4 फोलियो में आए थे। इनके फर्स्ट फोलियो की बात करें फ्रेंड, तो इनका जो फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था, जो कि हेमिंग्स एंड कॉन्डिल के द्वारा लाया गया था। हेमिंग्स एंड कॉन्डिल ने इसको पब्लिश किया गया था। इनका सेकंड फोलियो जो था वो आया था 1632। यहाँ पे फ्रेंड आप याद कर सकते हैं, डेट याद करने की बात करें तो देखो फर्स्ट फोलियो आपका कब आया है? 1623। अब ये जो पीछे वाली डेट है इसको उलट दो, यानी कि 16 को ऐसे ही लिख रहने दो और 3 को पहले लिख दो और 2 को बाद में लिख दो, यानी ये उलट दिया, ये सेकंड फोलियो हो गया आपका। यानी फर्स्ट फोलियो क्या था आपका? 1623 था, यानी कि 1623, और इस 23 को हम क्या करेंगे? उलट देंगे। 16 ये रह गया, 3 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे और 1632 हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड फोलियो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेकंड फोलियो जो आया था 1632 में आया था। इसके बाद में इनका थर्ड फोलियो जो आया था वो आया था इनका 1663 में आया था। इसकी बात करें तो ये आपको थर्ड फोलियो याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं? ये जो 1663 है, अब ये आपका जो फर्स्ट फोलियो आया था फ्रेंड, फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, तो यानी कि ये 16 है और इसका 16 का यही 6 फिर एक बार लिख लो और ये 3 लास्ट का ऐसे ही रहने दो, यानी कि ये 2 की जगह पे आप इस 6 को केवल बदलो और बाकी ये 3 अपनी जगह पे वैसे ही रहने दो, यानी 63 में आपका थर्ड फोलियो आ जाएगा। तो ये थर्ड फोलियो रहा था। इसके बाद में आपको फोर्थ फोलियो याद रखना है, यानी कि ये कब आया था? फोर्थ फोलियो आया था 1685 में, यानी कि द फोर्थ फोलियो जो आया था 1685 में आया था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक माना जाता है, इनका एक वर्क है द 2 नोवेल किंग्समैन डिड नॉट अपीयर इन एनी, यानी कि एनी फोलियो एडिशन, यानी कि विलियम शेक्सपियर के किसी भी फोलियो में इसको ऐड नहीं किया जाता है। द 2 नोवेल यानी किंग्समैन, जिसको ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा था, यानी कि ये क्या हुआ था कि एक को वर्क माना जाता है किसी के साझेदारी में, यानी कि ये साझेदारी में लिखा गया था। इसीलिए इसके लिए क्या है किसी भी लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। यानी कि यहाँ पर देखो दिखाया है 1 प्ले, यानी कि इनका 1 प्ले है जो को ऑथर्ड है विद जॉन फ्लेचर, यानी कि जॉन फ्लेचर के साथ में लिखा था। द 2 नोवेल किंग्समैन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1634, जिसके लिए 1634 में इसके लिए क्या किया गया था? पब्लिश्ड किया गया था। एंड 1 प्ले फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो द टैमिंग ऑफ द श्रू। आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो इनका एक प्ले है फ्रेंड द टैमिंग ऑफ द श्रू, जिसके लिए क्या किया था? पहले जो पब्लिश किया था वो क्वार्टो में पब्लिश किया था। लेटर बाद में ये क्या हुआ था? ये फर्स्ट फोलियो में आया था, लेकिन सबसे पहले इसको क्वार्टो एडिशन में ही इसको लाया गया था। इसके बाद कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं शेक्सपियर के बारे में। तो शेक्सपियर ने एक टर्म कॉइन की थी, यानी कि द बीस्ट विद 2 बैक्स, यानी कि द बीस्ट यानी कि विद 2 बैक्स। ये फ्रेंड ओथेलो इनका प्ले है, और ओथेलो में जब ओथेलो और ओथेलो की वाइफ दोनों एक सेक्सुअल पोजीशन में होते हैं, तो उस समय ये टर्म को बोला जाता है कि द बीस्ट विद 2 बैक्स, यानी कि 2 पीठों वाला घोड़ा, ये बोला जाता है। ये फ्रेज यानी कि 2 पीठों वाला घोड़ा, यानी कि जब जो सेक्सुअल पोजीशन में लोग होते हैं तो उस पोजीशन के लिए इन्होंने बोला है। यानी कि आगे कहते हैं द शेक्सपियर इन्वेंटेड द वर्ड, यानी कि एक वर्ड को शेक्सपियर ने इन्वेंट किया था, असैसिनेशन, यानी कि ये वर्ड जो था असैसिनेशन था। इस वर्ड को इन्होंने यानी कि इन्वेंट किया था। इसके बाद में मैंने बताया था आपको पीछे, नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी, यानी कि शेक्सपियर ने कभी भी यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं किया था, वो यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़े थे, यानी कि शेक्सपियर जो थे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं आपको। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। कितने सोनेट लिखे थे? 154 सोनेट लिखे थे, यानी कि इन्होंने
फर्स्ट जो 126 जो थे वर सैड टू डायरेक्टेड टू एन एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन, यानी कि इन्होंने क्या किया था, ये 126 जो थे वो एक यंग मैन के लिए डेडिकेट किए थे। और इसके बाद में 27 to 52 जो थे वो इन्होंने क्या किए थे, एक डार्क लेडी के लिए डेडिकेट किए थे। 127 to 152 को डार्क लेडी, और लास्ट जो 2 थे वो लव गॉड क्यूपिड के लिए इन्होंने डेडिकेट किए थे। आगे बात करें तो हिज 154 सोनेट्स इन 1593 8 इज 29, हिज फर्स्ट सोनेट वाज वीनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, यानी कि इन्होंने सबसे पहली बार सोनेट जो लिखे थे वो 1593 में यानी कि लिखा था, और उसी साल यानी कि 1593 में इन्होंने लिखे थे सोनेट को सबसे पहले, जिसमें इन्होंने वीनस एंड यानी कि 1593 में यानी कि जिसमें इन्होंने वीनस एंड एडोनिस को पब्लिश किया था, यानी वीनस एंड एडोनिस को पब्लिश भी किया था, यानी कि उसी ईयर में, यानी कि 1593 में इन्होंने सोनेट लिखने शुरू किए, जिसमें पहला इन्होंने सोनेट वीनस एंड एडोनिस लिखा था, जो कि 1593 में इन्होंने पब्लिश भी किया था। यानी कि मोस्ट अकेडमिक्स एग्री दैट विलियम रोट हिज फर्स्ट प्ले हेनरी 6 पार्ट 1 अराउंड 1589 to 1590 when he would have been roughly 25 years old, यानी कि जब उन्होंने सोनेट लिखा था तब वो 29 ईयर के थे, लेकिन उन्होंने पहला प्ले जो लिखा था तब वो क्या थे, वो 25 ईयर के थे, जिन्होंने हेनरी 6 पार्ट 1 को लिखा था। शेक्सपियर लिव्ड थ्रू द ब्लैक डेथ, यानी कि शेक्सपियर लंदन में यानी कि ब्लैक डेथ के टाइम पे मौजूद थे, उन्होंने ब्लैक डेथ को फेस किया था, यानी कि ब्लैक डेथ को फेस किया था। तो उस समय लंदन में ब्लैक डेथ से लगभग 33,000 लोगों की डेथ हो गई, यानी कितने 33,000 लोग मारे गए थे मात्र एक लंदन शहर के अंदर ही, लंदन शहर के अंदर ही 33,000 लोग मारे गए थे। ये 1603 की बात थी, जब ये विलियम शेक्सपियर जो थे 39 की एज के थे और वहाँ पर ये रह रहे थे। इसके बाद बात करें द प्ले कार्डेनियो, एक ये प्ले है कार्डेनियो नाम से, ये प्ले विलियम शेक्सपियर का माना जाता है, लेकिन इसका क्रेडिट शेक्सपियर को तो जाता है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इसको परफॉर्म तो किया गया था, लेकिन इसका आप कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड, बाकी रह गए उनको फिर कभी हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ है, हमने इतने कम समय में फ्रेंड बहुत कुछ कवर किया है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। तो आप लोग फ्रेंड क्या काम करेंगे कि ये ऐसे समझो कि एग्ज़ाम टाइम पे एक बार देख लेंगे वन शॉट रिवीजन के रूप में, तो ये बहुत कुछ हेल्प बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में इसे शेयर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें अपने, जिससे हमसे और भी लोग जुड़ पाएँ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।